तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 27 मई और आज का एक वीडियो आपके सामने आ चुका है जो हम डेली में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो सुबह 6 बजे वो वीडियो आ जाता है और दूसरा 5 बजे का इसका टाइम है। तो आई होप कि ये 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा, बिकॉज आज मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने में लेट हो गई, लेकिन 5:15 तक तो मैक्सिमम आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़। आज क्या क्या न्यूज़ आई है। तो एक एडिटोरियल था, पत्रिका में से लिया है, उसका मैंने क्वेश्चन बनाया है। बड़ा क्वेश्चन बनाना तो मुझे वाजिब नहीं लगा, लेकिन हो सकता है ये एक्ट हमसे या तो इंटरव्यू में चर्चा कर ली जाए या फिर मेंस में पूछ लिया जाए। कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह एक्ट कहाँ लागू किया गया है। तो यह एक्ट अमेरिका में लागू किया गया है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लागू किया गया है। फिर दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि भाई क्या क्यों लाया गया है और इस एक्ट में ऐसा क्या है और क्यों यह चर्चा में है। ठीक है, तो पहले तो नाम देख लीजिए अच्छे से, कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट, इसका नाम ये है। ठीक है, तो दोस्तों बीते एक वर्ष की अवधि में अमेरिका में एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंड्स के विरुद्ध नस्लीय घृणा के 3,795 मामले दर्ज किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो AAPI इनको बोला जाता है, तो ये कौन है, एशियन अमेरिकन, मतलब जो मूल रूप से एशिया के लोग हैं लेकिन अब वो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। मतलब मूल रूप से वो अमेरिकन नहीं हैं लेकिन फ़िलहाल अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। वो और महाद्वीपों से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें तो कहते हैं एशियन अमेरिकन। और पैसिफिक आइलैंड्स, और जो पैसिफिक आइलैंड मतलब प्रशांत महासागर के जो भी द्वीप वगैरह वाले जो देश हैं, उनमें से जो अमेरिका में आकर बसे हुए हैं वो वाले नागरिक है ना, उनके विरुद्ध नस्लीय घृणा के 3,795। कहने का मतलब है कि दोस्तों गोरे और काले का जो विभेद वहाँ पे पाया जाता है कि वो लोग मतलब खुद के अलावा अपन लोगों को काला समझते हैं। मतलब हम हैं भी काले वैसे उनके मुकाबले, लेकिन ये जो वो भेदभाव करते हैं, एक तो वो इंडिया से भी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और काले लोगों से भी बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों अफ्रीकन समुदाय इसमें आता है, लेकिन इंडियंस भी ब्राउन कलर हमारा पड़ जाता है, तो हम भी उनके मुकाबले काले ही हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन के मुकाबले, है ना। तो दोस्तों ये जो घृणा के मामले आप देखते हो, कभी कोई चर्च में बंदूक ले जाके 5-7 आदमियों को मार देता है, तो कभी कोई अपने अंदर बम लगा के मार देता है लोगों को। तो ये जो मामले हम लोग देख रहे हैं लगातार, ये पिछले एक वर्ष में और भी ज़्यादा बढ़े हैं, 3,795। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों किसने भड़का है, पहले मतलब ये हमेशा से रहा है अमेरिका और इन देशों में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो नस्लीय भेदभाव है ये ट्रंप साहब के कार्यकाल में आया था। ट्रंप साहब ने अपनी पूरी राजनीति नस्लीय भेदभाव के आधार पर ही खेली थी। वो सिर्फ एक ही पॉलिसी अपनाते थे, अमेरिकन फर्स्ट। इंडिया वालों से तो वो इसलिए नफरत करते हैं दोस्तों क्योंकि इंडिया वाले टैलेंटेड हैं और उनके देश में जाके उनकी ही नौकरियां इंडिया वाले खा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, ब्रेन ड्रेन होता है। हमारे जो भी मतलब अच्छे अच्छे मेरिटियर स्टूडेंट्स होते हैं ना, मेरिटियर का मतलब है जो भी शानदार वाले जो एजुकेशन में होते हैं, उनको ये गूगल और है ना फेसबुक ऐसी कंपनियां अपने यहाँ पे प्लेसमेंट दे देती हैं अमेरिका में। और कुछ ज़्यादातर लोग होते भी हैं दोस्तों अमेरिका में जाके फिर धीरे धीरे वहीं की नागरिकता वो ले लेते हैं। तो और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नागरिकता नहीं लेते बट जॉब अमेरिका में करते हैं और अपना रेमिटेंस इंडिया में भेजते हैं। और आपको पता भी होगा इंडिया ऐसा रेमिटेंस लेने वाला सबसे बड़ा कंट्री है ना। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है ना। रेमिटेंस मतलब हमारे वो नागरिक जो विदेशों में रहते हैं और पैसा हमें भेजते हैं ना, तो वो पैसा रेमिटेंस कहलाता है ना। विदेशों में नौकरी करने वाले लोग जो हमें पैसा भेजते हैं वो पैसा रेमिटेंस कहलाता है ना। तो दोस्तों अमेरिकन तो हमसे इसलिए नफरत करते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ, क्योंकि हमारा पैसा तो डॉलर के मुकाबले सस्ता है। हम डॉलर, $1 और हमारे 70 रुपये एवरेज है ना, और ये इससे भी ज़्यादा रहता है, 74, 75, 78 के बीच में रहता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे मतलब हमें उनके मुकाबले अगर कोई हमारा इंजीनियर होगा सॉरी, अगर कोई हमारा इंजीनियर होगा वो अमेरिका जाएगा जॉब करेगा, तो उसे जो पैसे दिए जाएंगे वो अमेरिकन के मुकाबले तो कम होंगे, लेकिन उसे वो जो सैलरी मिलेगी वो उसे इंडिया में मिलने वाली सैलरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। तो अमेरिकन किसको हायर करना चाहेंगे, इंडिया वालों को। क्यों? क्योंकि इंडिया वालों में एक तो दिमाग बड़ा तेज है, एक काम भी बहुत ज़्यादा करते हैं और दूसरा पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो इंडिया वालों को लेंगे, इसलिए हमारी तादाद विदेशों में बढ़ती जा रही है ना। इससे अमेरिकन को लगता है कि इंडिया वाले उनकी नौकरी खा रहे हैं, है ना।
और मुस्लिम कंट्रीज से तो वो वैसे ही नफरत करते हैं, उनको आतंकवादी समझते हैं। और जो बाकी काले लोग हैं उनको भी वो काले लोग समझते हैं और नस्लीय भेदभाव उनके साथ में करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों की जो हम जीनोसाइड और ये सब देख रहे हैं, इनके लगभग 3795, ये ट्रम्प साहब के जाने के बाद में जो बाइडेन जी आए हैं उनके नेतृत्व में, मतलब उनके कार्यकाल में आ गए इतने मामले तो, है ना। और ये बहुत भयानक घटना है। और जो बाइडेन सर जब आए थे, और उनको पता है कि हमको पता है बाइडेन सरकार में पहली जो अश्वेत जो उपराष्ट्रपति भी बनाया गया है हमारे देश के मूल की जो नागरिक है, कमला हैरिस, उनको बनाया गया है। तो ऑब्वियसली उनका ये जो लक्ष्य था, जब वो आए थे और उन्होंने शपथ ग्रहण करी थी अपने पद की, तो भी उन्होंने कहा था कि मेरे देश में दो अमेरिका नहीं होंगे, आज के बाद में एक ही अमेरिका होगा, कोई काला गोरा, कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और मैं अपने देश को बांटने के बजाय जोड़ने का काम करूंगा, है ना। और इसी लक्ष्य को वो लेकर चल रहे हैं, और इसी लक्ष्य को सर्वोपरि रखते हुए दोस्तों, उन्होंने ये जो घटनाएं हुई है, इनके मृतकों को न्याय दिलाने और एएपीआई समुदाय को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान में अमेरिका में कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट लाया गया है। ये जो घटनाएं हुई हैं, ऐसे घटना न हो, इसके लिए दोस्तों ये एक्ट लाया गया है। इस कानून में विशेष घृणा अपराध रोकथाम, ये घृणा है दोस्तों, सही से लिखा नहीं गया, विशेष घृणा अपराध रोकथाम इकाइयों का गठन करना, मतलब ऐसे जो घृणापूर्ण, ये घृणा करके ही तो करते हैं ऐसा, है ना। तो घृणा अपराध रोकथाम यूनिट्स का गठन किया जाएगा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्पेशली ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको स्पेशल संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, अपराधों के रिकॉर्ड का तुरंत निदान किया जाएगा। ऐसे जो भी अपराध हो रहे हैं दोस्तों, उनका रिकॉर्ड सही से रखा जाए और उन रिकॉर्ड्स का स्पेशल ध्यान दिया जाए कि इनका तुरंत निदान किया जाए। शिकायत दर्ज करवाने में भी सुधार हेतु अनुदान दिया जाएगा दोस्तों, कि अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो दोस्तों शिकायत दर्ज करवाने में भी लोग सामने नहीं आ पाते हैं। क्योंकि अब आप सोच रहे होगे अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है क्या, तो होता है वहाँ भी। तो इस क्षेत्र में भी सुधार किया जाएगा और उनको अनुदान भी दिया जाएगा। किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो फिर उनको अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा शैक्षिक संस्थाओं में एएपीआई समुदाय के विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कई प्रावधान इसमें शामिल किए गए। आपको पता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी दोस्तों इन पे गोलियां चला दी जाती है एशियाई लोगों पे, अमेरिकन जाकर, क्योंकि उनके मन में हमारे लिए, एशिया के लोगों के लिए, अफ्रीकन लोगों के लिए घृणा भरी होती है ना। तो इनको भी यहाँ विद्यार्थियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात इस कानून में की गई है। तो 4-5 पॉइंट आप यहाँ पे उठा सकते हो अगर ये आ जाए, कि इस कानून में जो विशेष घृणा से लेकर जो अपराध किए जाते हैं उनको रोकने के लिए। दूसरा कि इसके लिए विशेष कानून प्रवर्तन अधिकारी बनाए जाएंगे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरा कि ऐसे जो भी अपराध होंगे उनके रिकॉर्ड को जल्दी से जल्दी निपटान करने के लिए, मतलब उन समस्याओं का तुरंत निपटान करने के लिए शिकायत दर्ज करवाने में भी लोगों को आसानी हो और कुछ अनुदान भी दिया जाए। इसके अलावा स्कूल और शैक्षिक क्षेत्र में भी इन लोगों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों अगर कोई देश इतना ही करता है, अगर कोई बहुत बड़ा कानून लाता है, तो ये और देशों के लिए भी सबक होगा। बिकॉज यूरोप में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक हमारा जो शक्तिशाली देश है, जो विश्व शक्ति है, अगर वो ऐसा काम करता है, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में और भी देश इस क्षेत्र की ओर बढ़े, और हो सकता है ये नस्लीय भेदभाव को कम करने में और विश्व में मानव मात्र में समानता लाने में एक प्रभावी कदम साबित हो। दोस्तों जो हम सोशल गाइडलाइन के, आज सुबह जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सोशल मीडिया गाइडलाइन के लिए, कि भाई ऐसे ऐसे गाइडलाइन बनी है और ये कंपनीज इनको मानती है नहीं मानती, वो भविष्य पे निर्भर है। तो आज 26 में थी, आज इनको इस गाइडलाइन की डेडलाइन थी, पालन करना था। तो दोस्तों इनमें से कुछ कंपनियों से सरकार ने तलब किया था कि भाई बताइए आपने कितनी गाइडलाइन मानी है, नहीं मानी, कौन सा शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, कितनी आपने पोस्ट हटाई हैं जो घृणास्पद है ना। तो उससे जो रिपोर्ट मांगी गई, तो उसमें दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसने बोला कि हम इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, और वो इस जो ये गाइडलाइन है उनके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई है। तो वह कौन सी कंपनी है, तो वो है दोस्तों व्हाट्सएप। भाई साहब हमारे व्हाट्सएप ने केंद्र द्वारा 26 मई को लागू होने वाली आईटी गाइडलाइन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि 26 मई, मतलब 26 मई तक की डेट दी गई थी इनको, लास्ट डेट 26 मई थी। तो इन्होंने कहा, अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं कि हम ये है कानून नहीं मानने वाले हैं, और इसके खिलाफ ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए हैं। और कहा क्या है व्हाट्सएप ने,
वो हम देख लेते हैं। व्हाट्सएप का कहना है कि वह सरकार की नई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकते क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। निजता है दोस्तों राइट टू प्राइवेसी। तो व्हाट्सएप कह रहा है भाई साहब कि हम ये कानून नहीं मान सकते बिकॉज ये जो कानून है इसमें दो तीन मोटी मोटी बातें क्या थी। फर्स्ट ओरिजिनेटर बताना होगा एक तो हमें कि भाई खबर शुरू कहाँ से हुई है। दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था कि अगर कोई घृणास्पद पोस्ट करता है तो उसका भी मतलब उसको हटाना भी होगा अगर फेसबुक पे, और उसका जो मतलब शुरू कहाँ से हुई है वो सब बताना होगा। तो व्हाट्सएप कहता है कि भाई मैं कैसे बताऊंगा, मेरे तो जो मैसेज होते हैं वो इनक्रिप्टेड रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हाट्सएप के मैसेज हम पढ़ते हैं ना इनक्रिप्टेड है ना, तो उसका मतलब है जिसने भेजा है और जिसने प्राप्त किया है उसके अलावा जो ये मैसेज है वो तीसरा व्यक्ति खुद व्हाट्सएप के अधिकारी भी नहीं पढ़ सकते हैं ये मैसेज जो हमने क्या भेजे हैं। सिर्फ कहने की बात है, ये असलियत नहीं बता रही हूँ कि असल में भी ऐसा होता होगा, लेकिन व्हाट्सएप बना ही इसलिए था कि इसमें पूर्ण प्राइवेसी अपनाई जाएगी। और व्हाट्सअप आज भी यही कहता है कि ये जो मैं मतलब मेरे कस्टमर ही मेरे पास इसलिए आते हैं कि क्योंकि मैं उनके मैसेज इनक्रिप्टेड रखता हूँ। तो हम अगर ये पॉलिसी अपनाएंगे और हम अगर मान लो आप तो कोई भी पोस्ट की मान लोगे फर्स्ट ओरिजिनेटर बताओ तो हमें किसी भी व्यक्ति की पूरी जो मैसेज वगैरह है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तो राइट टू प्राइवेसी का हनन हो गया ना। अच्छा ये बताइए, राइट टू प्राइवेसी एक्ट को हमारे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, ये तो आप सबको पता होगा। तो वो कौन सा अधिकार है, मतलब कौन से मूल अधिकार में राइट टू प्राइवेसी को शामिल किया गया है। एंड सेकंड बात ये कि कौन सा वो केस था जिसमें यह घोषणा की गई और जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि आज के बाद में राइट टू प्राइवेसी हमारा मौलिक अधिकार होगा। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केस में इसलिए याद करवाती हूँ कि ऐसे केस अगर हम परीक्षा में मेंशन करते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो हमारा आंसर बड़ा ही शानदार हो जाएगा है ना। तो वो केस और कौन से मौलिक अधिकार में राइट टू प्राइवेसी शामिल किया गया है ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों व्हाट्सएप ने मना कर दिया है कि मैं नहीं मानने वाला क्योंकि यह निजता का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो अब इस पर हमारी सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कोई भी अधिकार असीमित अधिकार नहीं है। सरकार के पास कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है। दोस्तों सरकार ने ऐसा बोला है कि भाई तू कौन है जो हमारे देश में आके राइट टू प्राइवेसी को लागू कर रहा है, ये हमारा देश है, ये हमारे लोग हैं, हम इसकी सरकार है और हम जानते हैं हमारे लोगों की राइट टू प्राइवेसी कैसे करनी है ना। तो भाई साहब तू कहाँ से आ गया, पहली बात तो राइट टू प्राइवेसी की बात करने वाला। और सरकार ने बोला है कि हम खुद, क्योंकि हमने खुद ने मौलिक अधिकार बनाया तो हम डेडिकेटेड हैं रक्षा के अधिकार, निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए। आप मत बताइए हमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई भी मौलिक अधिकार इतना असीमित नहीं होता कि वह देश की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भारी पड़ जाए है ना। ये तो हम सभी कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार, मतलब हमारे मौलिक अधिकारों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई भी मौलिक अधिकार इतना बड़ा नहीं है कि हम दूसरे को चोट पहुंचा दें या फिर हम राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। अगर बात आती है राष्ट्र की सुरक्षा की तो वहाँ पे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। तो सरकार भी ऐसे ही कह रही है कि हम थोड़ी आपसे सारे लोगों की डिटेल्स मांग रहे हैं, हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। भाई दो आतंकवादी हैं या फिर कोई भी आतंकवादी समूह है तो वो आराम से व्हाट्सएप चैट कर रहा होगा फिर तो, क्योंकि आप तो बताएंगे नहीं हमें कि वो क्या मैसेज कर रहे हैं। तो आप तो कह देंगे कि राइट टू प्राइवेसी का पालन कर रहे हैं, तो हमारे देश की जो सुरक्षा है उसकी बात कहाँ गई फिर, है ना। तो अगर आप हमारे देश में काम कर रहे हो तो हमें मत समझाइए कि आप हमारी राइट टू प्राइवेसी को लागू कर रहे हो, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी हमने ही जनता को दिया है। तो हम समझ रहे हैं कि हमें किस तरह से लागू करना है। ये सरकार ने व्हाट्सएप के खिलाफ तर्क दिया है, ठीक है। हमारे आईटी मंत्रालय ने कहा है कि व्हाट्सएप एक तरफ तो अपने डेटा अपने पेरेंटल कंपनी फेसबुक से शेयर करने की डिमांड कर रहा है और दूसरी तरफ वह यूजर्स के प्राइवेसी की बात कर रहा है। तो कितने दोस्तों मतलब रिडिकुलस बात है कि एक तरफ तो देखो व्हाट्सएप खुद अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाया है और हमें रोज मैसेज, मतलब हर 15-20 दिन से एक मैसेज आ ही जाता होगा, उसमें वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिखेगा और नीचे लिखेगा एक्सेप्ट और नोट नाउ। तो आप में से बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं होंगे उन्होंने एक्सेप्ट में भी शायद कर लिया हो, या फिर अपन तो पढ़े लिखे हैं अपन ने नहीं
नहीं किया हो, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया हो और अपन ने अभी तक नोट नाउ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि हम आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं और हम आपके मैसेजेस थर्ड पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। वो थर्ड पर्सन कौन है? वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक मांग रहा है डेटा, है ना, व्हाट्सएप से। तो कितनी मतलब हंसी की बात है। एक तरफ तो भाई व्हाट्सएप तू खुद ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है जिसमें तू खुद कह रहा है कि खुद हमसे ही परमिशन मांग रहा है कस्टमर से कि हम आपके डेटा थर्ड पर्सन को सेंड कर सकते हैं, इसका हमें राइट दीजिए। और दूसरी तरफ तू ही बात कर रहा है प्राइवेसी पॉलिसी की। मतलब ये कौन सी बात हो गई? ये तो वही हो गई कि मतलब क्या बोलते हैं, छोड़िए मुहावरा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये तो वही बात हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, या फिर कौन सा मुहावरा सेट हो सकता है यहाँ पे? आप लोग बताइए। चलो, मेरे मतलब दिमाग में आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा मुहावरा सेट हो सकता है कि भाई खुद ही तो गलती कर रहा है और फिर खुद ही ऊपर से बोल रहा है कि आप लोगों को निजता के अधिकार का हनन कर रहे हैं आप लोग, जबकि खुद तो निजता के अधिकार का सरेआम उल्लंघन कर रहा है, जिसका तो सरकार इसको बोल रही है कि भाई तू ऐसा कर ही नहीं सकता, हम अपने देश में तुम्हें ऐसे परमिशन ही नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ हमें तो समझा रहा है कि आप राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, है ना। तो ये कितनी मजाक की बात हो गई। सरकार ने ये तर्क इसके खिलाफ दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं और कंपनीज की, जैसे कि फेसबुक ने बोल दिया है कि वह भारत सरकार के आईटी नियमों का पालन करेगी और कुछ मुद्दों पर भारत सरकार से बातचीत करेगी। दोस्तों फेसबुक में तो दोस्तों सब कुछ खुलेआम होता है। वैसे भी फेसबुक में पोस्ट किस आदमी ने पोस्ट करी है ये मतलब सबके सामने ही होता है, तो इतनी कोई प्राइवेसी फेसबुक में होती नहीं है। तो वैसे तो फेसबुक ने बोल दिया है कि मैं पालन करूँगा आईटी नियम्स का, और अगर थोड़ी सी बातचीत उससे करनी है कुछ और, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें और भी सरकार ने बोली है, तो उन पे वह भारत सरकार से बातचीत करेगी। दूसरी तरफ गूगल ने कहा है कि वह तो पहले से ही सरकार के स्थानीय कानूनों के मुताबिक काम कर रहा है। और ट्विटर ने दोस्तों अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है इस चीज़ का। तो अभी सरकार ने शायद इनको 72 आवर्स का टाइम दिया है। 72 आवर्स में इनको या तो वो शिकायत निवारण अधिकारी और ये सारे इनको लागू करने पड़ेंगे, या फिर सरकार इनके खिलाफ क्या कदम उठाती है वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने अभी इस डेडलाइन को बढ़ाने के पक्ष में है नहीं। कल शाम सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनियों को रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आज है थर्ड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे देश को आज़ाद कर पाने में प्लस हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगा कि आज अगर बात चली है तो उनके बारे में थोड़ी सी इनकी जीवन कहानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार तो हमें इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा कि आपके जो फेवरेट पर्सनालिटी है वो कौन है ना। तो या फिर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि जो सबसे मतलब आपके सबसे फेवरेट जो पीएम है अब तक के भारत के पीएम में वो कौन है, तो नेहरू जी का नाम आप अच्छे से ले सकते हो, मोदी जी का भी ले सकते हो, लेकिन मोदी जी थोड़े कंट्रोवर्सी में रहते हैं और फिलहाल के पर्सन का अपन ना ले नाम तो ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों जो सामने मेंबर्स बैठे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी के हों, उनमें विपक्ष की पार्टी के मेंबर भी रहते हैं। तो करंट में जो चल रहे हैं उनके नाम ना लिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे कि इंदिरा गांधी जी के नाम भी ना लिया जाए क्योंकि कंट्रोवर्सी उनके खिलाफ खूब जुड़ी हुई है। और वैसे तो अटल बिहारी जी का नाम ले सकते हैं आप, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। और बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, किसी का भी ले सकते हैं। कंट्रोवर्सी तो नेहरू जी के साथ भी थी, है ना, और कंट्रोवर्सी इंदिरा गांधी के साथ भी रहेगी अगर आप लेंगे तो। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े हम बोल सकते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनका कार्यकाल मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी, है ना। मैंने जो तैयार किए थे इंटरव्यू के लिए, तो क्योंकि मैं एक वुमन हूँ तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट में दोस्तों मैंने इंदिरा गांधी तैयार किया था, बिकॉज कंट्रोवर्सी तो हर एक पर्सन के साथ जुड़ी हुई है। और उनके साथ जो कंट्रोवर्सी थी वो थी कि जो उनका आपातकाल है, तो उनका आपातकाल के बारे में मैंने पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ लिया था कि मुझे किसी भी तरह के काउंटर क्वेश्चन आए मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँ। और बाकी मैंने सोच लिया था कि भाई अगर कंट्रोवर्सी के बारे में ही पूछते हैं तो अपन बोल देंगे कि सर इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, तो ये तो है नहीं, गलती तो गांधी जी से भी हुई थी, गलती नेहरू जी से भी हुई थी, सबसे हो सकती है ना। तो उस एक चीज़ को छोड़ दें और बाकी जो उनकी उपलब्धियाँ हैं वो हम गिनाने लगे तो वो बहुत इतनी सारी हैं कि उन्हें आयरन वुमन कह सकते हैं अपन, है ना, कह सकते क्या है, कहते हैं, है ना। तो मैंने उनकी बहुत सारी उपलब्धियां याद करी थी और पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है वो, है ना, क्योंकि एक वुमन उस जमाने में, और जिसे हम गूंगी गुड़िया बोलते थे, और वो इतनी ताकतवर बन के उभरती है। ओब्वियसली गलतियां बहुत करी हैं, क्योंकि एक आदमी के पास में जब पावर आती है तो हिटलर चाही उसके पास आ ही जाती है और लास्ट में वो अंधा हो ही जाता है और पतन में होना ही होता है, सबका होता है। ठीक है,
लेकिन उनके जो काम और उनके जो काम करने का तरीका था वो बड़ा ही शानदार था। उसके अलावा दोस्तों मुझे ममता बनर्जी दीदी भी बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब मैंने इनको भी तैयार किया था कि अगर मुझे पूछे कि प्रेजेंट वुमन राजनेताओं में आपको कौन से पसंद है, तो मैंने दीदी का नाम लेना था। मुझे पता है दीदी और मोदी जी की कंट्रोवर्सी बहुत खतरनाक है, लेकिन एज ए वुमन अगर हम देखें कि मतलब कोई नहीं है उनके साथ कहने को, वो एक मतलब अकेली वुमन है दोस्तों, और आज भी वो अपने पुराने घर में रहती हैं, एक छोटी सी गली के पुराने घर में, है ना कोई सरकारी बंगला यूज़ करती है ना कुछ और पता है वो अपनी जीविका किससे चलाती है, उन्हें पेंटिंग करने का शौक है। तो वो अपनी फोटो मतलब जो चित्रकारी करती है वो बेच बेच के, वो सरकारी सैलरी भी नहीं लेती है ना। राजनेता की बात करें कि खून खराबा बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो वो दोस्तों हर एक पार्टी को छोड़ दें अपन कि वो किस पार्टी से बिलोंग करती है या और किस पार्टी से बिलोंग करता है, एज ए पर्सनैलिटी, है ना, शानदार मतलब एग्जाम्पल एक वुमन के लिए हो सकता है, वुमन एम्पावरमेंट का, वैसी पर्सनैलिटी मुझे लगती है ना। तो और अगर प्रधानमंत्रियों में तैयार करें तो मैंने पर्सनली नेहरू जी तैयार किया था, और मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी तैयार किया था, है ना। और वैसे अगर पर्सनैलिटीज़ में बात करें तो अब्दुल कलाम जी का नाम आप बेधड़क ले सकते हो। अब्दुल कलाम जैसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और उनके जितना महान जो पर्सनैलिटी है, अगर वैसे आइडियल्स पे बात करें तो कोई हो ही नहीं सकता है देश के लिए, है ना। तो उनका नाम ले सकते हो। तो अब नेहरू जी की बात अगर आई है, हो सके आपको टाइम मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा तो क्लियर हो जाए नेहरू जी के बारे में। हो सकता है आप लिख लोगे तो फिर क्लियर हो ही जाएगा। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 1889 को हुआ था, और 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। मतलब आज के दिन उनका निधन हुआ था, इसलिए हम नेहरू जी को याद कर रहे हैं। बात करते हैं, वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य में एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के वास्तुकार माने जाते हैं। दोस्तों को ये सारे वर्ड उनके नाम के साथ हमने क्यों जोड़े, क्योंकि उन्होंने ही हमारे प्रस्तावना से पहले जो तैयार हुआ था, क्या नाम था उसका, उद्देशिका, हाँ शायद उद्देश्य का ही तो था, उद्देश्य का प्रस्ताव वो उनके द्वारा ही लाया गया था। तो हमारी जो प्रस्तावना है, कहते हैं नेहरू जी की ही मतलब एक उनके द्वारा ही बनाई हुई थी कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए, और प्रस्तावना ही तो हमारे संविधान की कुंजी है ना। तो इस कारण से दोस्तों ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो संप्रभु भारत बनाना चाहते थे, समाजवाद के समर्थक थे ही, और धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक भी थे, और लोकतंत्र का समर्थन भी वो करते थे, है ना। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू बुलाए जाते थे। तो उनको पंडित क्यों कहते थे दोस्तों, बिकॉज वो मूल रूप से, जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था उनका, लेकिन वो मूल रूप से कश्मीरी पंडित थे, और इसकी वजह से उनको पंडित नेहरू कहते हैं। और चाचा नेहरू क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय बच्चे उनको प्यार से, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आप सबको पता है, तो चाचा के नाम से बच्चों में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर निजी शिक्षकों द्वारा प्राप्त की। मोतीलाल नेहरू जी के बेटे थे, आपको पता ही है मोतीलाल नेहरू जी उस जमाने में बैरिस्टर थे दोस्तों, तो पैसों की तो कमी थी नहीं उनके पास में, तो घर पे ही उनकी शिक्षा हुई। फिर 15 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त करी उन्होंने, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। फिर 1912 में भारत लौटने के बाद में, वहाँ से भी कहते हैं दोस्तों, नेहरू जी अपने पिताजी को, मोतीलाल नेहरू जी को चिट्ठियाँ लिखा करते थे, और वो हमेशा बोलते थे कि उस टाइम पे दोस्तों दो दल, आपको पता है, उदारवादी और उग्रवादी बने हुए थे, तो मोतीलाल नेहरू उदारवादी दल के साथ थे। तो नेहरू जी उनको बोला करते थे हमेशा कि पापा आप उदारवादी दल के साथ नहीं, उग्रवादी दल के साथ रहो, ताकि क्योंकि उग्रवादी दल ही हमें स्वतंत्रता दिला सकता है। युवा थे ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इनकी सोच ऐसी थी। बाकी आगे चलकर दोस्तों ये फिर गांधी जी के परम भक्त बन गए थे। तो 1912 में भारत लौटने के बाद सीधे राजनीति से जुड़ गए, क्योंकि राजनीति से संबंध मतलब कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, फिर भी भारत की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। हमेशा पत्र लिखकर हमें अपने पापा से यहाँ की जानकारियाँ भी लेते रहते थे। फिर जैसे ही यहाँ आए तो राजनीति से जुड़ गए। यहाँ के छात्र, वहाँ के छात्र जीवन के दौरान भी विदेशी हुकूमत के अधीन देशों की स्वतंत्रता संग्राम में रुचि रखते थे। मतलब कैम्ब्रिज में रहकर भी उन्होंने कैसे और देश स्वतंत्र हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किए थे। 1919 में दोस्तों होम रूल लीग के सचिव बने। आपको पता है होम रूल लीग जो बनाई गई थी, एक तो तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के द्वारा। तो जो एनी बेसेंट ने बनाई थी, उनके सचिव इसी को मतलब नेहरू जी को ही बनाया गया था। फिर 1916 में महात्मा गांधी से पहली बार मिली और काफ़ी प्रेरित हुए दोस्तों। महात्मा गांधी से मिलने के बाद में दोस्तों महात्मा गांधी के ही परम भक्त बन गए थे, महात्मा गांधी से ही प्रेरित थे पूरी तरह से। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन